हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। तो आपने सिलेबस में देखे होंगे जितने भी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, तो जितने भी तंत्र उन सभी को मिलाकर हमारा शरीर बना हुआ है। तो मैं इस चैप्टर में सिर्फ ह्यूमन बॉडी बताऊंगा जिसमें सारे तंत्र इसी में आ जाएंगे। तो और कोई तंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, सबके सब इसी में इंक्लूड रहेंगे। तो बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इसका जो खोज किया था कार्ल लैंडस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो इसको खोजा था विलियम हार्वे ने। मीन्स आप ये हृदय आपका, और हृदय से एक बार रक्त पंप होकर शरीर के सभी भागों से होते हुए फिर वापस हृदय में आना, ये रक्त परिसंचरण तंत्र में आते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको सबसे पहले विलियम हार्वे ने स्टडी किया था, तो उन्हीं का नाम पे रक्त परिसंचरण तंत्र क्रेडिट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये मोस्ट ऑफ 7% देखा गया है। आपका जितना भी वेट है उसका 7% भार आपका रक्त में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वयस्क महिला में औसतन कितना होता है? तो महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है, जो कि 4 से 5 लीटर होते हैं। मतलब महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा 1 लीटर कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, वो कौन कौन से? तो रक्त का जो आप देखोगे, रक्त बने हुए हैं 2 चीज़ों से, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु, जिसको ब्लड कार्पियोस्कल कहते हैं। ठीक है, जिसे रुधिराणु या रक्त कणिकाएं भी कहा जाता है। तो रक्त 2 भाग से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। ओके, नेक्स्ट है, रक्त में प्लाज्मा तथा रुधिराणु का प्रतिशत क्रमशः होता है। तो एक जो रक्त है, मान लीजिए इसको डिवाइड किया गया 2 भागों में, प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिका। तो प्लाज्मा का परसेंटेज होगा 55% और रक्त कणिका का 45%। ठीक है, तो प्लाज्मा 55% और रक्त कणिकाएं 45%, दोनों मिलके 100% रक्त बने हुए हैं। अब रुधिराणु को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला लाल रक्त कण, दूसरा श्वेत रक्त कण और तीसरा रक्त बिंबाणु, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। इसका जो एक और नाम है, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये नाम से क्वेश्चंस जनरली देखे जाते हैं। नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है वहीं 1 से 4 दिन। मतलब डब्ल्यूबीसी बहुत ही कम समय तक जीवित रहते हैं और आरबीसी 120 दिन तक रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? तो ये 3 से 5 दिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा मीन्स बोन मैरो में होता है। और आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट के कारण। आपने पढ़ा होगा गाजर का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। तो वो क्या है? एक पिगमेंट है। तो उसी तरह आरबीसी में भी एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन और इसका कलर लाल होता है, इसलिए आरबीसी भी लाल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? ये प्रोटीन का एक यौगिक है। ये प्रोटीन का एक यौगिक है, प्रोटीन से बने होते हैं। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये ऑक्सीजन का वहन करते हैं, ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन में एक लौह यौगिक पाया जाता है जिसका नाम है हिमेटिन। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए। हीमोग्लोबिन में जो लौह यौगिक पाया जाता है उसे हिमेटिन कहा जाता है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? तो डब्ल्यूबीसी का काम है शरीर को रोग से बचाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये बनाती है डब्ल्यूबीसी और संक्रमण से बचाती है, बस। और रक्त बिंबाणु का क्या काम है? तो इसका काम है रक्त का थक्का बनने में मदद करना। मान लीजिए शरीर के कहीं पोर्शन को कट जाता है, तो अगर रक्त का थक्का ना बने तो रक्त बहते जाएगा और आप में रक्त की कमी हो जाने के कारण आपकी मृत्यु हो जाएगी।
और ये कैसे होता है, मान लीजिए शरीर में जब भी कट पड़ता है तो खून निकलता है, और जैसे ही खून हवा के संपर्क में आती है तो वहाँ पे एक जाल बनता है। आप ये देख सकते हो, इस टाइप के जाल बनते हैं और उसमें बहुत छोटे 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 बॉक्स बनते हैं, ठीक है। जाल इस टाइप के फॉर्मेट होते हैं। जैसे ही कट लगा ये जाल बन गया, जाल बन गया। अब आपको पता होगा रक्त जो होते हैं वो लिक्विड नहीं होते, उसमें कुछ कण भी होते हैं और कुछ लिक्विड होते हैं। तो जो रक्त में कण होते हैं जैसे आरबीसी होते हैं, तो कण जो होते हैं इस जाल में जब जाते हैं बाहर निकलने के लिए तो इस जाल में कण फंस जाते हैं, ठीक है। ऐसे जालों में कण फंसते जाते हैं और ये कण फंस फंस के एक सघन घना दीवार का फॉर्मेशन कर देती है। ये जाल जो है ना पूरा घना हो जाता है आरबीसी फंस के, आरबीसी फंसते जाता है और ये सिर्फ जाल नहीं रहता, ये एक गेट बन जाता है। और ये जब गेट बन जाता है तो फिर रक्त का बहना बंद, ठीक है। और आप जब देखते हो आपका शरीर में कट लगता है तो फिर थोड़ा देर बाद आप देखते हो वहाँ पे एक रेड कलर का ब्लैक कलर का कुछ जेली टाइप का बैठा जाता है, तो वहीं ये जाल है जो बाद में गेट बन जाता है और जो रक्त को रोकता है। और अगर आप उसी टाइम उस जेली को हटा दोगे तो फिर देखिएगा खून निकलना शुरू हो जाएगा, फिर थोड़ा देर बाद फिर बन जाएगा। तो जब तक ये बनता है उसके बाद इसको 2-4 दिन छोड़ देना चाहिए, सूखता है पूरा का पूरा, ब्लड जब अंदर से बंद हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिक ये सूख के हट जाता है। तो यही कारण है रक्त को बाहर ना जाने देना, रक्त का थक्का बनना, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर में रक्त वर्ग हैं। तो अब मैंने आपको बताया ए बी और ओ, 4 ही वर्ग होते हैं, ए बी और ओ। इसमें यूनिवर्सल रिसीवर किसके कहते हैं, तो ए बी जो होते हैं सबसे अपना ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी अगर एंटीजन की बात करो तो ए बी प्लस, ठीक है, ये सारे रक्त समूह से अपना रक्त ले सकते हो। और यूनिवर्सल डोनर कौन होते हैं, मतलब किसी को भी दे सकते तो वो ओ होता है। और एंटीजन की बात करो तो माइनस, ओ माइनस जो होते हैं वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, और ए बी प्लस जो होते हैं वो किसी से भी अपना ब्लड ले सकते हैं। आगे मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब देखिए आर एच फैक्टर क्या होता है। आर एच फैक्टर का संबंध है तो इसका रक्त से। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है, तो हृदय करता है। हृदय ही परिसंचरण करता है, पूरा शरीर में पंप करता है और 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो वो धड़कता नहीं, वो पंप करता है, वो परिसंचरण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, ब्लड बैंक, तो प्लीहा स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है रक्त में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों से होता है। फेफड़ों में O2 का रक्त में मिश्रण होता है और हमारे शरीर में सारे अंगों तक वो गैस पहुंचते हैं, ठीक है। और ले जाने का काम किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है, लेकिन फेफड़ों से आदान प्रदान होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त का थक्का बनने के लिए एक प्रोटीन काम में आ जाता है, उसका नाम है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन के द्वारा रक्त का थक्का बनाया जाता है और ये एक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के अंदर रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण नहीं बनता है। अब देखिए मैं जो आपको बताया कि रक्त जब हमारे शरीर से कट के बाहर निकलता है तो ये इस जाली जैसे बनाते हैं और कण फंस के उसको एक दीवार बना देते हैं और रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है। तो ये तो बाहर हो गया। अब मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर भी तो ये हो सकता था ना, हमारे शरीर के अंदर भी ये थक्का बन के रक्त जम सकता था जिससे हमारा डेथ हो सकता था, लेकिन शरीर के अंदर तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो शरीर के अंदर भी ये थक्का बनने का कोशिश तो जरूर करता है, लेकिन इसको थक्का बनने नहीं दिया जाता है। वो किसके द्वारा, हिपेरिन के द्वारा। हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है रक्त में जो शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने नहीं दिया जाता, ये लिक्विड फॉर्म में रखती है, ठीक है। और अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए जोंक है, जोंक आप देखे होंगे जो आपके शरीर में लग के खून चूसते हैं। तो मैंने बताया जब खून आपके शरीर से निकलता है तो उसका थक्का बन जाता है, तुरंत वो जम जाता है। तो जब जम जाएगा तो फिर जोंक उसको खा पाएगा, नहीं खा पाएगा, क्योंकि जोंक का दांत तो होता नहीं है कि वो खून को चबा चबा के खाए, क्योंकि सूखा हुआ खून तो वो खा नहीं पाएगा। लेकिन जोंक जब खाता है तो खून लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, और जोंक के शरीर के अंदर भी जाता है तो खून लिक्विड फॉर्म में ही पहुंचता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जोंक के मुंह में जो लार ग्रंथि होती है उसमें हेपेरिन नामक प्रोटीन सेक्रेशन होता है। तो जोंक के मुंह में भी हेपेरिन निकलते रहता है। तो जब वो हमारे शरीर से खून चूसते हैं तो ब्लड का थक्का होने देते ही नहीं है, वो उसको लिक्विड फॉर्म में रखते हैं और फिर वो लिक्विड फॉर्म में अपने अंदर ले लेते हैं। इसीलिए जोंक हमारा खून पी सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, तो मैंने बताया रक्त का जो तरल भाग होगा वो प्लाज्मा कहलाएगा। नेक्स्ट है एड्स रोग में कौन प्रभावित होता है, तो डब्ल्यूबीसी प्रभावित होते हैं। रक्त में अगर देखा जाए तो एड्स डब्ल्यूबीसी को अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता डब्ल्यूबीसी है, को अगर अफेक्ट करेगा तो हमारे शरीर में कोई भी रोग आसानी से हमारे शरीर को लग सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी क्या होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, तो एंटीजन आरबीसी में पाए जाते हैं। आरबीसी में एंटीजन पाए जाते हैं। और एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं, तो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए एंड बी। एंटीजन सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, ए और बी, और इसी से सारे फॉर्मेशन होते हैं, इसी से, ठीक है। तो अभी ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अभी मैं इसको स्टार्ट किया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताऊँगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा फिर ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।